नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको विज्ञान की संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक वीडियो दी जा चुकी है। अब आज आपको रिटन नोट्स, लिखित नोट्स के द्वारा रोमेश सर के द्वारा आपको विज्ञान पढ़ाई जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। चैनल पर आपको गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शांति शिक्षा, हिंदी, इन सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपको विज्ञान की प्लेलिस्ट देखनी है, ऊपर आई बटन में आपको विज्ञान की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अब आप रोमेश सर से विज्ञान पढ़िए। मैं रोमेश वर्मा आज आपको साइंस विषय पढ़ाऊंगा। जैसा कि कल हमने पिछली क्लास में पाठ्यक्रम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था, आज पहला चैप्टर आइए हम देखते हैं क्या क्या पहले चैप्टर में है। तो पहला चैप्टर है जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके घटक। तो जैव विकास क्या होता है, उससे क्या प्रमाण है, क्या क्या सिद्धांत हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। जैव विकास, जैव विकास में जीवों में होने वाला वह क्रमिक जिसके फलस्वरूप आदि काल के सरलतम जीवों से आधुनिक काल के जटिलतम जीवों का विकास हुआ। जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि जीवों में जो धीरे धीरे सतत लगातार अरबों वर्षों से परिवर्तन चला आ रहा है, सरलतम जीवों से जटिलतम जीवों का धीरे धीरे विकास होता आ रहा है, उसे ही जैव विकास कहते हैं। फिर जैव विकास से प्रमाण क्या है, क्या क्या प्रमाण जैव विकास से देखने को मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, परंतु कुछ प्रमुख प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध हैं। जैसा कि पहला प्रमाण अवशेषी अंगों से प्राप्त हुआ। अवशेषी अंग क्या होते हैं? वे अंग जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, फिर वे पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चले आ रहे हैं, उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसे अंग जिनका शरीर में, हमारे शरीर में उनका उपयोग कोई होता ही नहीं है, लेकिन वे लगातार जो हैं हमारे साथ चले आ रहे हैं। मानव में लगभग 100 से अधिक 100+ अवशेषी अंग पाए जाते हैं। कुछ अवशेषी अंग निम्नवत हैं, क्योंकि अवशेषी अंग हमारे पेपर में पूछा गया है कि अवशेषी अंगों के नाम लिखिए, तो हमें अवशेषी अंगों के बारे में जानना जरूरी है। तो पहला अवशेषी अंग है निमेषक पटल, दूसरा है कर्ण पल्लों की पेशियां, तीसरा त्वचा पर बाल, चौथा कृमिरूप परिशोषिका, पांचवा पुच्छ कशेरुकाएं और छठा है अक्लदाढ़। तो हमें इन सभी अवशेषी अंगों को याद कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर तुलनात्मक रचनाओं से प्रमाण। फिर अगला प्रमाण क्या देखने को मिलता है? तुलनात्मक रचनाओं से प्रमाण। तुलनात्मक रचनाओं से प्रमाण में क्या है? दो प्रकार की मानव में रचनाएं पाई जाती हैं। एक तो समजात अंग होते हैं और दूसरा समवृत्ति अंग होते हैं। तो समजात अंग क्या होते हैं, समवृत्ति अंग क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला है समजात अंग। वे अंग जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए बाहर से देखने में असमान होते हैं, कार्य भी इनका असमान होता है, किंतु मूल रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण से हम स्पष्ट समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। घोड़े की अगली टांगें दौड़ने के लिए प्रयोग की जाती हैं।
व्हेल के चप्पू जिससे पानी में तैरते हैं, और चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए होते हैं। तो हमने देखा कि उपरोक्त जितने भी अंग के कार्यों के बारे में बताया गया है सो बाहर से देखने में असमान है, किंतु उनकी जो मूल संरचना है और उत्पत्ति है उसमें समानता पाई गई है। जैसा कि सभी का निर्माण ह्यूमरस से रेडियोल्ना, कार्पल्स तथा मेटाकार्पल्स के द्वारा होता है। चाहे वो मनुष्य का हाथ हो, चाहे वो घोड़े के लिए टांगे हों, चाहे वो चप्पू हों व्हेल मछली के, चाहे चमगादड़ के पंख हों, सभी का निर्माण इन चारों से मिलकर होता है। तो समजात अंग क्या होते हैं? सिंपल सा कि जो कार्यों को करने के लिए बाहर से देखने में असमान होते हैं, उनका कार्य भी अलग अलग होता है, लेकिन उनकी मूल उत्पत्ति जिससे वे बने होते हैं, मूल उत्पत्ति वे समान होते हैं, तो समजात अंग कहलाते हैं। आपको फिगर में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। फिर अगला संवृत्ति अंग क्या होते हैं? सेम प्रोसेस संवृत्ति अंग की भी वही है। वे अंग जो समान कार्य करने के कारण बाहर से देखने में समान होते हैं। बाहर से देखने में तो समान होते हैं, परंतु मूल रचना और उत्पत्ति में असमान होते हैं, संवृत्ति अंग कहलाते हैं। अभी हमने देखा समजात अंग। समजात अंग जो होते हैं वे बाहर से देखने में असमान होते हैं, परंतु मूल रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं। लेकिन संवृत्ति अंग जो होते हैं वे बाहर से देखने में समान होते हैं, लेकिन मूल संरचना उनकी और उत्पत्ति असमान होती है। उदाहरण से समझते हैं। कीट है, कोई पक्षी है, चमगादड़ है, सभी के पंख उड़ने के लिए होते हैं, लेकिन जो ये इनकी मूल रचना है, उत्पत्ति है, असमान होती है। बाहर से देखने में सभी के पंख एक समान दिखाई देते हैं, सबका कार्य भी एक समान होता है, उड़ने के लिए होते हैं, किंतु उनकी मूल रचना और उत्पत्ति असमान होती है। क्योंकि कीटों के पंख जो होते हैं वो काइटिन के झिल्ली नुमा होते हैं, और पक्षियों के पंख का निर्माण जो होता है वो परों से होता है, और चमगादड़ के पंखों का निर्माण धड़ के नीचे त्वचा जो फैली होती है उससे होता है। तो संवृत्ति अंग और समजात अंग समझ में आ गया होगा। फिगर दिया गया है, आप फिगर स्पष्ट देखेंगे तो फिगर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं उन पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा पूछा नहीं गया, ज्यादा क्वेश्चन जैव विकास से संबंधित सिद्धांत से नहीं पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ज्यादा नहीं मिले हैं। तो 3 सिद्धांत मुख्यतः दिए गए हैं। पहला है लैमार्कवाद, दूसरा है डार्विनवाद, फिर उसके बाद डार्विनवाद ही नव डार्विनवाद के रूप में आया, और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। तो पहला हम देखते हैं लैमार्कवाद। लैमार्कवाद क्या है? तो जैव विकास के संबंध में पहला विचार जो जैव विकास का सिद्धांत था उसके संबंध में पहला मत फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीन बैटिस्टे डी लैमार्क, क्या नाम था? जीन बैटिस्टे डी लैमार्क का है। इन्होंने अपने विचार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में 1809 ईस्वी में प्रकाशित किया। इनका विचार कुछ बातों पर, निम्न 4 बातें हैं जिस पर आधारित था। तो पहला है वातावरण का सीधा प्रभाव, दूसरा है बढ़ने की प्रवृत्ति, तीसरा है अंगों का उपयोग,
चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इन्होंने चारों विचारों को रखा, इसी के आधार पर इन्होंने ये थ्योरी दी। इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, अफ्रीकी जिराफ का उदाहरण। ये अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जो अफ्रीकी जिराफ होते हैं ये अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इनके पूर्वजों की गर्दन और अगली टांगें छोटी थीं। शुरुआत में इनकी गर्दन और अगली टांगें छोटी थी। घास फूस खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, परंतु वातावरण शुष्क होता गया। जब शुष्क होता गया तो घास फूस सब नष्ट हो गई, और जब नष्ट हो गई केवल बड़े ही पेड़ पौधे ही बच पाए। जहां तक पहुंचना ही बहुत ही मुश्किल था, इसलिए इन्होंने गर्दन और अगली टांगों का अधिक से अधिक उपयोग किया, जिससे इनकी गर्दन और इनकी टांगें बढ़ गईं। लैमार्क जी ने यही उदाहरण दे करके अपनी थ्योरी को बताया था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, जिससे सभी आसानी से पढ़ सकें। फिर अगली थ्योरी देखते हैं, डार्विनवाद। डार्विन जी ने क्या बताया था? तो जैव विकास के संबंध में दूसरा मत डार्विन जी का था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जी का था। इन्होंने अपने विचारों को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में प्रकाशित किया, जिसमें कुछ विचार पर इन्होंने बताया, कुछ पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट है संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, दूसरा है जीवन संघर्ष, तीसरा है विभिन्नताएं एवं वंशागत, चौथा है योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन, पांचवा है वातावरण के प्रति अनुकूलन, छठा है नई जातियों की उत्पत्ति। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहला है संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। डार्विन जी ने बताया जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया कि एक मादा स्कैरिस अपने जीवन काल में लगभग 2.5 करोड़ अंडों का अंडारोपण करती है। इन्होंने बताया कि सभी जीवों में संतान उत्पत्ति की काफी ज्यादा क्षमता पाई जाती है। फिर दूसरा पॉइंट है जीवन संघर्ष। जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होने के बावजूद भी इनकी संख्या एक निश्चित होती है। इतनी क्षमता होती है, उसके बावजूद भी इनकी संख्या निश्चित होती है, क्योंकि इसमें जीवन संघर्ष होता है। उन सभी जातियों के मध्य जीवन संघर्ष चलता रहता है। तो ये किस प्रकार का संघर्ष है? 3 प्रकार से बताया। पहला बताया सजातीय संघर्ष, दूसरा विजातीय संघर्ष, तीसरा वातावरणीय संघर्ष। सजातीय संघर्ष क्या होता है? ये संघर्ष एक ही जाति के बीच होता है। विजातीय संघर्ष, ये संघर्ष 2 विभिन्न जातियों के बीच होता है। वातावरणीय संघर्ष जो होता है यह जीवों और वातावरण के बीच चलता रहता है, जिससे कुछ ही जीव जीवित रह पाते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है? विभिन्नताएं एवं वंशागति। लैंगिक जनन के पश्चात विभिन्नताएं एवं वंशागत में इन्होंने बताया लैंगिक जनन के पश्चात उत्पन्न जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन्हें भिन्नताएं कहते हैं। इन्हें विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार की होती हैं। लाभदायक विभिन्नताएं जो होती हैं वो वंशागत होती रहती हैं, हानिकारक होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। फिर अगला है योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन। तो इसमें डार्विन जी ने बताया जीवन संघर्ष में जो भी प्राणी जीवित रहते हैं, जीवन संघर्ष में जो भी प्राणी जीवित रहते हैं जिसमें वातावरण के प्रति अनुकूलन
विभिन्नताएं पाई जाती हैं, मतलब वातावरण के प्रति अनुकूल रहते हैं, वही जीव जीवित रह पाते हैं। इसे ही योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। इसे हर्बर्ट स्पेंसर जी ने दिया था। डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन भी कहा है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, वातावरण के प्रति अनुकूलन। क्या होता है वातावरण के प्रति अनुकूलन? वातावरण जो होता है वो परिवर्तनशील होता रहता है, बदलता रहता है। इस परिवर्तित वातावरण में ही वही जीव सफल रहते हैं, वही जीव सफल हो पाते हैं जिसमें वातावरण के प्रति अनुकूल विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वही जीव सफल हो पाते हैं जो अपने आप को वातावरण के प्रति ढाल लेते हैं। लास्ट है नई जातियों की उत्पत्ति। जीवन संघर्ष में वातावरण के प्रति अनुकूल विभिन्नताएं वाले जीव ही सफल रह पाते हैं। जो जीव जीवन संघर्ष करते हुए वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं, वही अगली पीढ़ी में पहुंचकर नई जातियों की उत्पत्ति करते हैं। तो ये डार्विन जी ने कुछ पॉइंट से थ्योरी समझाई है। ये शायद 2016 में पूछा गया है। फिर अगला देखते हैं, इसी के बाद नव डार्विनवाद का उदय हुआ। नव डार्विनवाद में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके अनुसार जो है नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों में हुए जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। नव डार्विनवाद क्या है? नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों में हुए जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। अब पुरानी जातियां के नई जातियों के विकास के लिए कुछ कारक दिए जाते हैं। जो पुरानी जातियां हैं वो नई जातियों के विकास में क्या क्या कारक कार्य करते हैं वो देखते हैं। विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, पृथक्करण, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जो विकास में कार्य करते हैं। फिर अगला है उत्परिवर्तनवाद। लास्ट तीसरा नंबर है उत्परिवर्तनवाद, जिसे ह्यूगो डिब्रीज वाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या इस सिद्धांत में दिया गया है। ह्यूगो डिब्रीज ने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज, जिसे इवनिंग प्रिमरोज भी कह सकते हैं, नामक पौधे पर किया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओइनोथेरा लैमार्कियाना। इन्होंने क्या किया? इस पौधे की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया। लगातार इन्होंने इस पौधे की कई पीढ़ियों तक का अध्ययन किया और पाया कि अधिकांश पौधे जो हैं वे मात्र पौधे जैसे थे। जो अधिकांश पौधे थे वे मात्र पौधे जैसे ही थे, लेकिन कुछ पौधे इनसे अलग थे। तो इन्होंने उपरोक्त अध्ययन के आधार पर इन्होंने देखा। फिर उसके बाद इन्होंने 1901 ईस्वी में उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया। इसके अनुसार इन्होंने बताया उत्परिवर्तनवाद होता क्या है। जीवों में अचानक हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। ये परिवर्तन जीवों के जीन्स में पाए जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में पहुंचते रहते हैं। अब आते हैं अगली हेडिंग, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जैवी तथा अजैवी घटकों से मिलकर होता है। इसके अंतर्गत निम्न घटक आते हैं। आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र 2 भागों में विभाजित किया गया है, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर बायोटिक कंपोनेंट्स को प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स 3 भागों में विभाजित किया गया है। कंज्यूमर्स को
फिर 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर उसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स में 3 एलिमेंट्स आते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्लाइमेट फैक्टर्स। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहला है जैवी घटक। इस तरह के घटक सजीव होते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। तो उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटक क्या होते हैं। तो देखते हैं उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में निर्मित करने का कार्य करते हैं। उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक रिएक्शन दी गई है 6CO2 प्लस 12H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड को H2O से रिएक्ट किया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तब C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 का निर्माण होता है। फिर अगला आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधों का जो उपभोग करने वाले जंतु होते हैं वे आते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, ये जंतु अपना भोजन सीधे ही हरे पौधे से प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये शाकाहारी होते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, चूहा आदि। दूसरा आता है द्वितीयक उपभोक्ता। वे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे सांप, मेढक, चिड़िया आदि। फिर तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है, ये प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं। इसमें बाज, मनुष्य, मोर, शेर आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। फिर अगला देखते हैं अपघटक। ये परपोषी, मृतपोषी जीव मृत पौधों व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं। अपघटक परपोषी, मृतपोषी जीव मृत पौधों व जंतुओं का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, मृतोपजीवी, कवक आदि आते हैं। दूसरा पॉइंट है अजैवी घटक। अजैवी घटक क्या होता है, ये घटक निर्जीव होते हैं। इसके अंतर्गत निम्न घटक आते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु। तो अकार्बनिक तत्व में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर आदि आती हैं। जो कार्बनिक तत्व होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स जिसे वसा कहते हैं, प्रोटीन्स आदि। जलवायु फैक्टर्स में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश है, जल, वायु, मृदा, ताप आदि। ये सारे फैक्टर्स मिल करके इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर आगे देखते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला में जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है। ऐसी श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो उसे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में जीवधारी जो होते हैं वे एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़े रहते हैं। जो जीवधारी होते हैं एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़े रहते हैं, तथा इसमें क्या होता है,
ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में ऊर्जा प्रवाहित होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे ग्रास मतलब घास, घास को इंसेक्ट खाता है, फिर इंसेक्ट को फ्रॉग, फिर फ्रॉग को स्नेक, स्नेक से हॉग। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सेम वैसे ही प्रोसेस चलता रहता है। फिर घास, घास को गाय खाती है, गाय को ओल्फ खा लेती है, ओल्फ को लायन खाता है। इस तरीके से एक श्रृंखला बनती चली जाती है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में हो रहा है। फिर खाद्य जाल क्या होती है? खाद्य जाल में क्या होता है, कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। कई खाद्य श्रृंखलाओं को मिला दिया जाए तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह चारों दिशाओं में बहुदिशीय होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, घास को काऊ खाती है, फिर उसके बाद काऊ को ओल्फ खाती है, ओल्फ को लायन। दूसरी लाइन में है, घास को बकरी खाती है, बकरी को ओल्फ और ओल्फ को लायन। फिर उसी घास को काऊ भी खाती है, और काऊ को ओल्फ खाती है, और गोट को भी ओल्फ खाती है, ओल्फ को लायन। ऐसे ही श्रृंखला जटिल होती चली जाती है। इसी तरीके से खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल करके एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। इसमें चारों तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है। फिर देखते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर पाया जाता है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य और खाद्य जाल में क्या अंतर है? पहला पॉइंट है, खाद्य श्रृंखला सीधी व सरल होती है, और जबकि खाद्य जाल जटिल होती है। दूसरा पॉइंट, खाद्य श्रृंखला में जंतुओं की संख्या कम होती है, और खाद्य जाल में जंतुओं की संख्या अनगिनत होती है, कोई गिनती ही नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जबकि इसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, चारों तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है। फिर देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों पर पाए जाने वाले जीवधारियों के आपसी संबंध को रेखा चित्र के रूप में प्रकट करना ही पिरामिड कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक स्तरों पर जीवधारियों को आपस में संबंध रखते हुए रेखा चित्र के रूप में प्रकट करना ही पिरामिड कहलाता है। तो पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा जीव द्रव्यमान का पिरामिड, तीसरा ऊर्जा का पिरामिड। तो जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है, देखते हैं। इस तरह का पिरामिड के द्वारा विभिन्न पोषक स्तरों पर पाए जाने वाले जीवधारियों की संख्या को प्रकट किया जाता है। नाम से ही आपको स्पष्ट है, जीव संख्या का पिरामिड। तो इसमें विभिन्न पोषक स्तर पर पाए जाने वाले जीवधारियों की संख्या को प्रकट करते हैं। इस तरीके के पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, किसी तालाब का पिरामिड सीधा है, जबकि किसी वृक्ष का पिरामिड उल्टा होता है। फिगर से आप स्पष्ट समझ जाएंगे। फिर दूसरा है जीव द्रव्यमान का पिरामिड। नाम से स्पष्ट है, द्रव्यमान, भार। तो इस पिरामिड में क्या है कि इस तरह का पिरामिड विभिन्न पोषक स्तरों पर पाए जाने वाले जीवधारियों के जीव भार को प्रकट करता है। यह पिरामिड उल्टा तथा सीधा दोनों होता है। इसमें किसी वृक्ष का पिरामिड सीधा होता है। वृक्ष का पिरामिड इसमें आपको सीधा मिलेगा, क्योंकि भार के अकॉर्डिंग, भार के अनुसार ही इसमें पोषक स्तर विभाजित किए गए हैं।
फिगर से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आप फिगर को देखिए, फिर उसको समझिए। फिर नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड प्रकृति में हमेशा सीधा होता है। यह विभिन्न पोषक स्तरों पर पाए जाने वाली जीवधारियों के मध्य में ऊर्जा के प्रवाह को दिखाता है। जितने भी पोषक स्तर हैं उनके बीच में ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा का पिरामिड कहलाता है। फिगर स्पष्ट तरीके से बना हुआ है। इसमें पहला है, सबसे नीचे दिया है ग्रॉस, फिर उसके बाद जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। इसी तरीके से ऊर्जा का प्रवाह सभी में चलता रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सभी प्रशिक्षुओं को जरूर यह वीडियो पहुंचाएं ताकि सभी लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम, कहीं पर कोई समस्या किसी भी टॉपिक में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।